एपिसोड 180। पाली में ये कौन आई। अनन्या ने चेरी को कह दिया था कि वो उसकी मदद करेगी और साथ ही में उसने चेरी से ये भी कंफर्मेशन ले लिया था कि उसके बदले चेरी कुछ भी करने को तैयार रहेगी। सुमेर के मिलने की खुशी में चेरी बिना कुछ सोचे समझे इस बात के लिए तैयार भी हो गई थी। चेरी इस बात से अनजान थी कि अनन्या के दिमाग में क्या चल रहा है और वो अपने प्यार को पाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हो गई थी। और अनन्या भी अपने प्यार और अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार थी। इससे पहले कि चेरी वहां से जा पाती, तारा हाथ में चाय नाश्ते का ट्रे ले आई और बोली, तुम जा रही हो, पहले चाय नाश्ता तो कर लो। चेरी अनन्या की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, नो थैंक्स तारा, मेरा पेट भर चुका है। और तारा हैरानी से बोली, पेट भर चुका है, कैसे? अनन्या, तुमने कुछ खिलाया इसे? अनन्या ने इनकार में अपना सिर हिला दिया और चेरी बोली, यू नो व्हाट, इंसान को जब जरूरत से ज्यादा खुशी मिल जाती है ना, तो वो भी अपने आप में पेट भरने का ही काम करता है। ओके, आई हैव टू गो। लेकिन तारा ने चेरी को जबरदस्ती चाय नाश्ते के लिए रोक लिया और बोली, तुम हमारी या पाली की नहीं, हमारे देश में भी एक तरह से मेहमान ही हो और हमारे घर तो इतने दिनों में पहली बार आई हो, ऐसे नहीं जा सकती। तारा के फोर्स करने पर चेरी ने जल्दी जल्दी चाय नाश्ता किया और चली गई। तारा जाती हुई चेरी को देखकर बोली, इसे क्या हो गया? इसे तुमसे कुछ बात करनी थी ना? जब मैं गई थी तब ये बहुत परेशान सी दिख रही थी और अब अचानक इतनी खुश कैसे? सब ठीक तो है? अनन्या मुस्कुराती हुई बोली, वो कुछ मांगने आई थी, उसे मिल गया तो खुश हो गई। तारा ने सवालिया नजरों से अनन्या की तरफ देखा तो अनन्या बोली, तुम तो जानती हो ना तारा, चेरी सुमेर को पसंद करती है, या यूं कहूं कि प्यार करती है, और चेरी को लग रहा था कि मैं उन दोनों के बीच में रुकावट हूँ। जैसा कि मैंने कोशिश की थी कि ध्रुव और अपने दोस्तों को गांव वालों के गुस्से से बचाने के लिए मैंने सुमेर की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, लेकिन जब मुझे लगा कि सुमेर और चेरी एक दूसरे के लिए बने हैं तो मैं पीछे हट गई थी, क्योंकि मुझे सुमेर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए चेरी चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं सुमेर और उसे मिलाने में, क्योंकि इतने साल के डिस्टेंस के बाद सुमेर का ध्यान चेरी की तरफ बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी वजह से सुमेर चेरी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है तो क्यों ना मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करूं। मैंने ठीक किया ना? और तारा बोली, हाँ तुमने ठीक किया, लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? अनन्या प्लेट से उठाकर नाश्ता अपने मुंह में भरती हुई बोली, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे लगता है हम लोगों को छलावा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो इस वक्त बहुत टूटा हुआ है, उसे हम लोगों की जरूरत है, क्यों ना उसके लिए कुछ करें, क्या कहती हो? तारा मुस्कुराती हुई बोली, आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है, लेकिन अभी अभी उसके बाबा उसे छोड़कर गए हैं, तो इस वक्त हमारी कोशिश कामयाब नहीं होगी। मेरी मानो तो हमें कुछ इंतजार करना चाहिए, कुछ वक्त उसे समय दो ताकि वो खुद को संभाल सके। इंसान सबसे ज्यादा खुद ही खुद को संभाल सकता है, दूसरों की तसल्ली वाली बातें या समझाना ये तो सेकंड नंबर पर है। तारा की बात सही थी और अनन्या ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। दूसरी तरफ छलावा हमेशा चुपचाप सा बगीचे में एक कोने में बैठा था और एक टक कभी जमीन को देखता तो कभी आसमान को, और चुपचाप अपने आंसू बहाता रहता। ध्रुव, विक्की, तारा, जुल्मी, अनन्या, हर किसी ने कोशिश की अपने अपने तरीके से उसे संभालने की, लेकिन छलावा की कंडीशन में कुछ खास अंतर नहीं दिख रहा था। छलावा ना तो कुछ बोलता और ना कुछ कहता, बड़ा ही अलग सा हो गया था। ध्रुव को छलावा के लिए जितनी फिक्र थी उतनी ही फिक्र उसे छलावा की बॉडी पर मिले उस चिन्ह की हो रही थी। उस चक्कर में वो चैन से सो नहीं पाता था। ध्रुव के लिए अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आखिर वो चिन्ह है क्या वो असली है या नकली। ध्रुव बरामदे के तख्त पर बैठा एक टक छलावा की तरफ देख रहा था और उसके चिन्ह के बारे में सोच रहा था। तभी विक्की उसके बगल में आकर बैठता हुआ बोला, क्या बात है ध्रुव? मैं देख रहा हूँ कि जब से छलावा के बाबा गए हैं, छलावा का गुमसुम होना तो समझ में आता है, लेकिन तू भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे तेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। क्या बात है? कोई बात है तो मुझे बताओ। ध्रुव ने छलावा की तरफ देखते हुए ही विक्की से कहा, विक्की एक बात बता, तुझे याद है तेरा वो फ्रेंड जो टैटू आर्टिस्ट था? विक्की बोला, हाँ, लेकिन आजकल वो इंडिया से बाहर है, लेकिन तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? और ध्रुव बोला, क्या तू अभी भी उसके कांटेक्ट में है? और विक्की ने कहा, कभी कभी ऐसे बर्थडे पर एक दूसरे को विश कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे की फोटोज लाइक कर देते हैं, वैसे तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है, ये तो बता। और ध्रुव ने कहा, अपने दोस्त को कॉल कर और उससे पूछ कि कोई मार्क, बर्थ मार्क है या टैटू। ये कैसे मालूम चल सकता है? मतलब कोई ऐसा मार्क जो दिखने में टैटू की तरह हो, ऐसा लगे कि ये टैटू के थ्रू बनाया गया हो, लेकिन पॉसिबल है कि वो टैटू ना हो। विकी को ध्रुव की बात समझ नहीं आ रही थी और उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, टैटू हो लेकिन टैटू की तरह ना हो, मालूम करना हो कि टैटू है या नहीं है। एक मिनट,
पूछना क्या चाहता है, क्लियर बता। ध्रुव ने छलावा की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक बात है जो मैं तुझे बताने वाला हूँ, लेकिन रिएक्ट मत करना। मैं बोलूं तो चौंकना मत, चिल्लाना मत। मैं नहीं चाहता कि बाकी सब यहाँ आ जाएं और पूछे कि तूने क्यों चिल्लाया। विक्की बोला, हाँ ठीक है, लेकिन तू बता तो, इस तरीके से मिस्टीरियस बना रहे चीजों को, मुझे तो घबराहट हो रही है। और ध्रुव ने कहा, मैंने छलावा के गले पर वो चिन्ह देखा है। ध्रुव की बात सुनकर विक्की चौंक गया। हालांकि आजकल जिस चिन्ह की बात हो रही थी वो एक ही था। विक्की तो समझ गया था, लेकिन वो फिर भी कंफर्म करने के लिए बोला, चिन्ह? कौन सा चिन्ह? और ध्रुव ने गौर से विक्की की तरफ देखते हुए कहा, वही जो तू समझ रहा है। और विक्की चौंकते हुए उठकर खड़ा हो गया और बोला, व्हाट? विक्की के चौंकने पर छलावा हैरानी से विक्की की तरफ देखने लगा, लेकिन ध्रुव ने जल्दी से विक्की को वापस बैठाया और बोला, इडियट, मैंने बोला था ना चिल्लाना मत। और फिर ध्रुव ने छलावा से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। छलावा, हम बाहर वॉक करने जा रहे हैं, तू हमारे साथ आएगा? लेकिन छलावा ने इनकार में गर्दन हिला दिया और ध्रुव विक्की को लेकर घर से बाहर निकल गया और सड़क पर टहलते हुए बोला, किंकर ने अपने आखिरी वक्त में कहा था कि वो उस लड़के को लेकर आया था और उसकी गर्दन पर उसने टैटू के थ्रू चिन्ह बनवाया था। तो हो सकता है कि छलावा की बॉडी पर जो चिन्ह है वो भी कोई टैटू हो। मेरा मतलब है कि किंकर ने जब छलावा को देखा हो तो उसने सोचा वो इस लड़के को बंजारन का बेटा बना कर ले जाए, इसलिए उसकी बॉडी पर टैटू बनवा दिया। पर उस वक्त छलावा छोटा था तो किंकर ने उसे अपने साथ रख लिया ताकि वक्त आने पर उसका यूज कर सके। लेकिन हो सकता है कि उसको छलावा से लगाव हो गया हो और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगा हो। तो मैं बस यही कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या ये मालूम चल सकता है कि वो टैटू है या बर्थ मार्क। एक यही तरीका है कि हम क्लियर कर सकें कि छलावा की बॉडी पर वो चिन्ह क्या है, बनाया हुआ है या। इतना कहते हुए ध्रुव चुप हो गया और विक्की घबराते हुए बोला, और अगर वो टैटू नहीं हुआ तो? और विक्की की बात पर ध्रुव भी नर्वस नजर आने लगा था। उसने कहा, पॉजिटिव सोच यार, वो टैटू ही हो। अगर वो टैटू नहीं हुआ तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होगी विक्की। हो सकता है फिर इन चीजों को संभालने में हमारी ऐसी तैसी हो जाए, क्योंकि अगर बंजारन को पता चला कि छलावा उसका बेटा है तो फिर हमारे लिए छलावा को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर बंजारन को पता नहीं चला और गांव में किसी को पता चल गया कि छलावा बंजारन के उन्हीं बच्चों में से एक है जो कहीं गायब हो गए थे, तो गांव वाले भी छलावा को नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए दोनों ही कंडीशन में छलावा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। छलावा के लिए अच्छा यही होगा कि वो टैटू हो, बस इतनी प्रार्थना कर। विक्की ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अपना मोबाइल निकाला और बोला, रुक जा, मैं पूछता हूँ। और फिर विक्की ने अपने दोस्त को कॉल किया। कुछ देर बाद बात करने के बाद विक्की ने ध्रुव से कहा, उसने कहा है कि मालूम चल सकता है कि वो टैटू है या बर्थ मार्क, क्योंकि टैटू में जो केमिकल यूज होता है उसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें छलावा को लेकर किसी अच्छे टैटू आर्टिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ध्रुव बोला, अगर हम उसकी फोटो खींचकर भेजे तो तेरा दोस्त नहीं बता देगा? और विक्की बोला, नहीं यार, फोटो खींचने से कैसे पता चलेगा? ध्रुव सोचता हुआ बोला, लेकिन आसपास में जो छोटे छोटे शहर हैं वहां तो कोई टैटू स्टूडियो और टैटू आर्टिस्ट है नहीं। इसका मतलब साफ है कि हमें छलावा को लेकर किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा। पर इस वक्त हम छलावा को लेकर निकलेंगे कैसे? विक्की बोला, क्या प्रॉब्लम है? अब कौन सा गांव वाले रोकने वाले हैं? उनके लिए तो बंजारन का खतरा कब का खत्म है। हम तो तेरे पापा की मौत के बदले की वजह से हैं, बंजारन का खात्मा करने की वजह से रुके हैं। बाकी हमारे आने जाने पर कोई रोक नहीं है। और पुजारी जी को या तारा और अनन्या को तो हम ये कह सकते हैं कि छलावा का मन बहलाने के लिए हम उसे थोड़ा सा आउटिंग करवाना चाहते हैं। विक्की का आइडिया ध्रुव को अच्छा लगा। ध्रुव ने प्लान कर लिया कि वो कल ही छलावा को लेकर शहर के लिए जाएगा। 1-2 दिन का वक्त लगेगा, तब तक तारा और अनन्या यहाँ सब संभाल लेंगे। और क्या पता यहाँ से बाहर निकलकर छलावा को भी कुछ अच्छा लगे। एक तरफ जहाँ पाली में छलावा के उस चिन्ह को लेकर ध्रुव और विक्की टेंशन में थे और छलावा अपने बाबा की मौत के गम में लीन था। अनन्या चेरी की मदद से अपना काम निकालना चाहती थी। वही पाली से दूर कहीं अनजान जगह पर, वह जगह कौन सी थी पता नहीं। चारों तरफ जंगल से घिरे उस जगह, जिसके बीचों बीच एक बहुत पुरानी खंडहर जैसी इमारत थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें मुश्किल से 2 या 3 कमरे रहे होंगे। वो दिखने में इतना पुराना था कि ऐसा लग रहा था पहले जमाने के जमींदार या कोई राजा महाराजा शायद शिकार करने आते होंगे तो इस जगह का इस्तेमाल करते रहे होंगे। रात के वक्त वहाँ चारों तरफ जंगल में सियारों और छोटे बड़े जंगली जानवरों के रोने और चिल्लाने से वहाँ का माहौल डरावना हो रहा था। वहीं इमारत के भीतर से अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भारी लोहे की जंजीर घसीटी जा रही हो और कोई धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हो। उस इमारत के दरवाजे पर बड़ा ही भारी सा ताला लटक रहा था, जो इस तरीके से जंग खाया हुआ था कि जरा सी चोट पर खुलकर बिखर जाता।
आधी रात के करीब अचानक ही उस इमारत के कमरे का दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। ऐसा लगा जैसे हवा का कोई झोंका आया हो और उसने उस दरवाजे को खोल दिया हो। दरवाजा खुलने के साथ जंजीर के घसीटने की आवाज भी आनी बंद हो गई और एक बड़ी ही कमजोर सी औरत की आवाज आई। कौन कौन है? इतने बरसों के बाद कौन है यहाँ? और उस आवाज पर एक बहुत ही आहिस्ता सा जवाब आया, तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है। ये सुनकर उस औरत की फिर से कमजोर आवाज आई, नहीं नहीं, इतने सालों तक मुझे कैद में रखने के बाद वो मुझे मार नहीं सकती। मैं जानती हूँ अगर उसने मुझे अपनी कैद में रखा था तो जरूर वो मुझसे अपना कोई मकसद पूरा करवाना चाहती है। नहीं, वो मुझे नहीं मार सकती। और दोबारा आवाज आई, तुमने सही कहा, वो तुम्हें मारना नहीं चाहती बल्कि तुमसे अपना मकसद पूरा करवाना चाहती है। और अगर तुमने उसका काम कर दिया तो तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हें वापस मिल जाएंगी और साथ ही साथ अकाया जीवन से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता में आ जाओगी और काली साम्राज्य में वही जगह पाओगी जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन कुछ शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुमने इस बार फिर धोखा देने की कोशिश की या कोई भी गलती की तो उसकी सजा वही होगी जो किंकर को मिली है। इस बार उस फुसफुसाती आवाज में एक छुपी धमकी थी और ये सुनकर वो औरत घबराती हुई बोली, किंकर? क्या हुआ किंकर को? और तुम कौन हो? लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगा कि जो उसे आजाद करने आया था या आई थी वहां से जा चुकी थी। वो औरत बार बार पूछती रही, जवाब दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस इमारत का दरवाजा उसी तरह खुला रहा और उसकी सारी जंजीर टूटकर एक तरफ हो गई थी। वो औरत बिना समय बर्बाद किए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस इमारत से निकली। दूर दूर तक फैले जंगलों से होते हुए वो बड़ी तेजी से निकलने की कोशिश करती जा रही थी। उसका शरीर पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका था। वो तेजी से भाग नहीं पा रही थी, लेकिन जिंदा बचने की उम्मीद ने उसके अंदर एक नई ताकत जगा दी थी। उसे उसी तरह चलते चलते सुबह होने के करीब आ चुकी थी। हल्की हल्की सूरज की रोशनी से सब कुछ साफ दिखने लगा था। जंगल भी लगभग खत्म हो चुका था और अब दूर से सड़कें नजर आने लगी थी। सड़कों पर जाती इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाज उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। सड़क के किनारे खड़ी होकर गाड़ियों की तरफ देखकर वो गहरी सांस लेती हुई बोली, हाँ, कितने बरस बीत गए मुझे। कितना कुछ बदल गया है दुनिया में। जाने कितना कुछ बदल गया होगा पाली में और जाने कितना कुछ बदल गया होगा हवेली में। इतना कहकर वो मुस्कुरा उठी। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ देर पहले तक जिस कमजोरी से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी उसके भीतर अब वो कमजोरी है भी। शायद नई जिंदगी पाने की ताकत ही ऐसी होती है। तभी एक पिकअप वाला उसके सामने आकर रुका और उसके हुलिये को देखकर बोला, कहाँ जाओगी? वो औरत पहले तो उस पिकअप और उस आदमी को अजीब नजर से घूरती रही और फिर बोली, पाली, यहाँ से कितना दूर है? पिकअप वाला बोला, यहाँ से दूर है, 1-1.25 घंटे में पहुंच जाओगी। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम मेरा किराया दे पाओगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पर दया करके मैं तुम्हें पाली के बाहर तक छोड़ दूंगा, वहां से तुम पैदल चली जाना। और वो औरत चुपचाप पिकअप में जाकर बैठ गई। उस गाड़ी वाले ने उसे पाली के बाहर उतार दिया और बोला, यहाँ से चली जाना, और पिकअप वाला आगे चला गया। वो औरत पाली के बाहर खड़ी होकर पाली की सीमा को देखती हुई बोली, पाली, वो जगह जहाँ मैंने अकाया की जिंदगी से मुक्त होने का इंतजार करते करते सालों तक कैद में रहने चली गई। खैर, अब जब मैं लौट आई हूँ तो सबसे पहले मुझे जानना है कि मेरा बेटा कैसा है। मेरा सुमेर तो बहुत बड़ा हो गया होगा और अपने पिता की तरह पाली का करता धरता भी। वो अपनी माँ को देखकर कैसे चौंक जाएगा।